डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक के फर्स्ट पार्ट है, उसमें संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है अर्थात द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके संबंध में, जिसमें अपन ने इस संविधान का एक जो अपना राजनीतिक दर्शन है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। संविधान में एक लोकतांत्रिक बदलाव किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि संविधान में लोकतांत्रिक बदलावों का एक क्या है, साधन है। संविधान के तहत अपन लोकतांत्रिक बदलाव कर सकते हैं संविधान में उल्लिखित नियम कानूनों के हिसाब से। और संविधान सभा के महत्व को भी अपन ने देखा था कि आज भी कोई समस्या आती है तो संविधान सभा में हुई बहस और उनमें तर्क वितर्कों के आधार पर आज भी अपन समाधान कर सकते हैं। और अपने संविधान का जो राजनीतिक दर्शन क्या है, कैसा है, जिसमें अपन ने देखा था कि ये एक जो अपने फ्रीडम है, इक्वलिटी है, डेमोक्रेसी है, एक प्रकार से सोशल जस्टिस है, इन सब के बारे में अपन ने देखा था, जो हमारे संविधान का एक जो राजनीतिक दर्शन के रूप में उल्लेखित है। और इसी के साथ अपन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी, सामाजिक न्याय की बात की थी। और अपने संविधान के अंदर अपन अच्छे से देखा था कि एक भारत है वो विभिन्न विविधताओं को समायोजित किए हुए है और विभिन्न विविधताओं के बावजूद इसमें एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता की भावना है वो ओतप्रोत है। वो किस प्रकार से है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि विविधता और जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का सम्मान अपने संविधान के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि यहाँ पर अनेक भाषा धर्मों के अनुयायी हैं, अनेक अपन कह सकते हैं समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर अपन कह सकते हैं काफ़ी विस्तार भूभाग होने की वजह से, काफ़ी बड़ा क्षेत्र होने की वजह से अनेक भाषाओं को और को उनको बोलने वाले इस प्रकार से लोग रहते हैं। तो उसमें कुछ की संख्या वो बहुत ज़्यादा है जिसको अपन बहुसंख्यक बोलते हैं। कुछ ऐसे समुदाय जिनकी संख्या है वो बिल्कुल क्या है, न्यून है, कम है। तो उसमें एक प्रकार से आपस में तालमेल किस प्रकार से स्थापित किया गया है, किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के अधिकार को अपना संविधान है वो सुनिश्चित करता है, इन सब बातों के बारे में अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ अपन ने देखा था धर्मनिरपेक्षता के संबंध में, क्योंकि अपन ने देखा था कि भारत है वो एक क्या है, पंथ निरपेक्ष लिए हुए राष्ट्र है, या अपन कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान संरक्षण सभी को प्राप्त है। इसके संबंध में भी अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में अपन इससे आगे देखेंगे सार्वभौम मताधिकार के संबंध में। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ अपन अच्छे से जानते हैं, सभी को मत देने का अधिकार। पहले सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होता था, निश्चित लोगों को मत देने का अधिकार होता था। लेकिन वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं तो अपना संविधान है वो एक प्रकार से जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और जिसका भारतीय जो मतदाता सूची उसमें नाम पंजीकृत है, तो वो अपना मतदान डाल सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी अपन कह सकते हैं राज्य का हो, किसी की भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो। भारत का अगर नागरिक है और 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर चुका और भारतीय जो मतदाता सूची उसमें उसका नाम पंजीकृत है, उसको वोट डालने का अधिकार है। प्रारंभ में ये जो अधिकार था वो 21 वर्ष था। 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष किया गया था वो किया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसके संबंध में अपन विस्तार से देखेंगे। ये कुछ सामान्य बातें थी जो आपको मैंने अभी बताई है। और अब इससे आगे अपन देखते हैं, भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है। यानी सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ हो गया सबको अधिकार प्राप्त है। और इसकी शर्त मैंने आपको बता दी कि एज निर्धारित की गई 18 वर्ष का हो या उससे पूर्ण, और भारतीय जो मतदाता सूची उसमें उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए। फिर चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी जाति से हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी 18 वर्ष या 18 वर्ष से पूर्ण आयु कर उसका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत होना चाहिए, ये एक शर्त है।
और ये महत्वपूर्ण एक अपन कह सकते हैं वैधानिक साधन है। वैधानिक का मतलब होगा कानूनी, और जिसके द्वारा जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या करती है, स्थापना करती है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं लोकतंत्र में इब्राहिम लिंकन की पंक्ति अपन बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जो सत्ता होती है जिन लोगों के हाथ में होती है वो उनको एक प्रकार से, ये पब्लिक है, वो निर्वाचित करती है या चुनती है अपना मत देकर। तो इसी संबंध में भारत के लिए एक अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से हुआ था। ये भी अपने को क्या रखना है ध्यान में, यानी कि हिंदुस्तान में पहली बार संविधान का जो प्रस्ताव आया था वो 1895 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से। और भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद पाने का क्या होगा, अधिकार होगा। इस प्रकार की बात का भी उल्लेख था, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ हो और वो है प्रत्येक नागरिक, यानी भारत का नागरिक जिसका जन्म भारत में हुआ हो और प्रत्येक देश के मामलों में वो क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। और प्रारंभ में सार्वभौमिक मताधिकार को अत्यंत ही महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया जिसके सारे देश की जनता अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। यानी कि किस पार्टी को, किस व्यक्ति को अपने को चुनना है, ये पब्लिक स्वयं निर्धारित करती है, चुनती है अपना मत देकर। तो ये पूरा का पूरा पब्लिक की क्या इच्छा है, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, कौन व्यक्ति उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतर सकता है, ये सब सोच समझकर मतदान किया जाता है। तो ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं लोकतांत्रिक राष्ट्रों की ये एक सुव्यवस्थित, या अपन कह सकते हैं एक सबसे बेहतरीन अच्छी जो वैधानिक अपन मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनने का एक सबसे बड़ा वैधानिक साधन है, तो वो क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सबको मत देने का अधिकार, जिसके आधार पर सरकार का निर्वाचन होता है, या अपन कह सकते हैं सरकार को चुना जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं संघवाद की, भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है, जो भारतीय संविधान के भाग फेस्ट, आर्टिकल फेस्ट और अनुसूची फेस्ट, उसके अंदर संघवाद का जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान संवैधानिक रूप से असमतोल है, यानी कि एक प्रकार से संवैधानिक रूप से उसमें एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उसमें आपस में एक प्रकार से समानता, फिर भी इसमें एक समावेशन की बात कही गई है, क्योंकि ये काफ़ी एक बड़ा भूभाग वाला, काफ़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। असमतोल का यह तात्पर्य ये हो गया कि एक और तो मजबूत केंद्रीय सरकार की अवधारणा पर बल दिया जाता है, दूसरी ओर जैसे नागालैंड है, नागालैंड में आर्टिकल 371 क्लोज ए को विशेष दर्जा दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ असमान बर्ताव उसकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यानी कि वैसे तो अपने जो सत्ता को मजबूत पक्ष देखते हैं, असमतोल का अर्थ हो गया एक प्रकार से अपन मजबूत जो पूरे के पूरे अधिकार हैं वो किसके पास देखना चाहते हैं, केंद्र सरकार के पास, ताकि किसी भी प्रकार से अपने राष्ट्र के अंदर कोई भेदभाव नहीं हो और सत्ता का एक सकुशल राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन का संचालन किया जा सके। लेकिन जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको एक प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संविधान का आर्टिकल बताया है। उदाहरण की दृष्टि से नागालैंड को संविधान का आर्टिकल 371 क्लोज ए में विशेष दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो विभिन्न प्रदेश हैं उसमें असमान बर्ताव होता है और उनकी विशेष जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा विशेष उपबंध किया जाता है ताकि उनको भी सामान्य जो विकास की धारा है उसमें जोड़ा जा सके। जो एक प्रकार से डिफरेंस है समानता का उसको कम किया जा सके। जो पिछड़े इलाके हैं उनको विशेष प्रावधान देकर उसमें विशेष परियोजनाओं को संचालित कर उसको भी एक प्रकार से जो विकसित राज्य हैं भारत के उनके सामान्य उनके बराबर लाया जा सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था है वो इसके अंदर की गई है। और भारत एक बहुभाषिक संघ है, यानी अनेक भाषाओं को बोलने वाले यहाँ लोग रहते हैं। अपन ने देखा था अपने संविधान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है और संविधान के भाग 17 में है। तो ये सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती है। प्रत्येक बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति होती है तो जिनकी संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हीं का राजनीति में ज़्यादा दबदबा रहता है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरों की काउंटिंग की जाती है, यानी सर गिने जाते हैं इसके अंदर। और इसी के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं भारतीय संघवाद में सांस्कृतिक पहचान दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में भी सफलता
पाई है। तो ये सब की सब बातें इसके अंदर समाहित होती हैं। अब देखते हैं अपन इन सब विविधता के बावजूद जो एक अपने अंदर राष्ट्रीय पहचान किस प्रकार से कायम होती है उसके संबंध में। तो संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान को लगातार बल दिया गया है और भाषा या धर्म के आधार पर बनी पहचान तथा राष्ट्रीय पहचान में कोई विरोध की स्थिति नहीं है और इनके बीच संतुलन बनाने का साथ संविधान में पूर्ण प्रयास भी किया गया है और विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को एक प्रकार से क्या दी गई है, प्रमुखता भी दी गई है। यानी कि अपना संविधान है वो एक प्रकार से भारतीय जनता का एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से लगातार पहचान बनाने पे बल देता है। या अपन कह सकते हैं भाषा या धर्म के आधार पर जो अपनी पहचान बनी हुई होती है उसको राष्ट्रीय पहचान में कोई विरोध की स्थिति नहीं होती। उसके बीच एक प्रकार से अपना संविधान है वो संतुलन स्थापित करने की बात करता है। तो ये अपने राष्ट्रीय पहचान के संबंध में कुछ सामान्य बातें हैं। इसके बाद आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रक्रियागत उपलब्धि, यानी कि एक विशेष प्रोसेस के तहत किस प्रकार की अपने संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने राष्ट्र ने एक उपलब्धि हासिल की है। तो भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श है, यानी राजनीतिक दृष्टि से विचार विमर्श कर उसको एक अपन कह सकते हैं लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही गई है। और संविधान सभा इस बात पर भी अडिग है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय बहुमत बनाने का संविधान में पूर्ण तो प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को क्या दी गई, प्रमुखता दी गई। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि संविधान इस बात पर अडिग था कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय बहुमत की अपेक्षा, यानी पूर्ण बहुमत के आधार पर नहीं, बल्कि वो क्या होना चाहिए, सर्वसहमति से होना चाहिए, जिसमें सभी की सहमति क्या होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि किसी अल्पसंख्यक को या पिछड़े हुए को ऐसा नहीं लगे कि अपने प्रशासन के अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। तो इन जो मुख्य जो बिंदु हैं ये इस प्रकार के, तो उस पर एक प्रकार से विशेष उपबंध भी स्थापित किया गया है। और इस संबंध में अपने संविधान में स्पष्ट लिख रखा है, अपना संविधान इस बात पर अडिग भी है कि जो महत्वपूर्ण विषय होता है ना, साधारण विषय होता है तो उसमें बहुमत से काम चल जाता है, लेकिन अति महत्वपूर्ण विषय होता है जिसमें सहमति का मतलब हो गया एक प्रकार से, सर्वसहमति का अर्थ हो गया कि किसी भी प्रकार से एक अपन कह सकते हैं कि सभी लोगों की उसमें सहमति होनी आवश्यक है, किसी एक व्यक्ति विशेष की सहमति से काम नहीं लिया जा सकता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार हमें ये बोलना होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज़ है, भारत सिर्फ एक क्या है, समुदाय है। यानी अपने देश के अंदर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई बहुसंख्यक नहीं है, भारत के लोग सभी एक समुदाय के रूप में रहते हैं, एक राष्ट्रीय एकता के साथ रहते हैं, ताकि राष्ट्रीय एकता के साथ रहेंगे तो अपना देश है वो उन ऊंचाइयों को हासिल करेगा जो अब जो भारत अपने कह सकते हैं कि लक्ष्य में निर्धारित कर रखा है, जिस प्रकार के विकास को। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं राष्ट्रीय एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हिंदुस्तान में जब अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो एकीकरण की प्रोसेस चली थी रियासतों की, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसी कारण अपन अच्छे से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की भी संज्ञा दी जाती है। तो उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था कि हमें यह भूलना होगा कि अपना देश अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसी कोई चीज़ों में बटा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी अपने को नहीं सोचना है। अपने को क्या सोचना है कि हिंदुस्तान के सभी लोग अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कोई नहीं है, सभी एक समुदाय के रूप में रह रहे हैं और सभी साथ मिलजुल कर विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिए सब क्या हैं, तत्पर हैं। तो ये इस प्रकार के उपबंध हैं वो अपने संविधान के अंदर किए गए हैं। तो ये पार्ट था अपना आज संविधान के संबंध में जो प्रमुख उपलब्धियां थी उनके राष्ट्रीय स्तर पर अपने संविधान की पहचान है, संघवाद की नीति है वो कैसी है। तो इस प्रकार की कुछ बातें आज अपन ने देखी है। इसके बाद अपन आगे की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे भारतीय संविधान की जो आलोचनाएं हैं उनके संबंध में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।